हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप ठीक हैं? ध्यान दीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको NCERT 12th क्लास का 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक लेकर चलूँगा। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको इसका जनन स्वास्थ्य का इंट्रोडक्शन, जनन स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख समस्याएं, उनके विषय में आपको बताया था, समझाया था। आज की इस वीडियो में मैं एक टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे हम। RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है RCH। तो देखिए, भारत सरकार ने जन स्वास्थ्य एवं जनन स्वास्थ्य, दो बातें बोली हैं, जनन स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए भारत सरकार ने एक कार्य योजना शुरू की। इसी कार्य योजना को RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसको जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम कहा जाता है। ये पूरे देश में चलाई गई थी। इस कार्य योजना के अंतर्गत जनन स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए गांव-गांव में, सबसे पहले गांव-गांव में PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की है। पहला पॉइंट, गांव-गांव के अंदर जो है PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई। PHC के माध्यम से लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को जनन से संबंधित आधुनिक जानकारियाँ एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। दूसरा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालक, बालिकाओं एवं माताओं के स्वास्थ्य के प्रति लोगों में अधिक जागरूकता बढ़ाने का काम किया जाता है। लोगों में अधिक से अधिक बालक, बालिका, उनकी माताओं का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। दूसरा, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, वहाँ पर गर्भवती माता, शिशु के पोषण, उनके टीकाकरण, उनके विभिन्न रोगों, संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय, विभिन्न संक्रामक रोगों की जानकारी, उनका उपचार प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर उपलब्ध करवाया जाता है। इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है RCH का, वो ये है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, जनसंख्या विस्फोटक स्थिति से बचने के लिए भारत सरकार ने इसी RCH कार्यक्रम के अंतर्गत सन 1951 में एक नई योजना चलाई, एक नया कार्यक्रम चलाया, जिसको नाम दिया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम। सन 1951 में RCH कार्यक्रम के अंतर्गत ही जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक नई परियोजना लागू की गई, जिसका नाम था परिवार नियोजन कार्यक्रम। आजकल इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है, परिवार नियोजन कार्यक्रम, उस पर अलग से प्रश्न उठता है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या है। तो मैं इसको अलग से बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि भारत सरकार ने भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सन 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसको बाद में परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा गया। उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटरों की स्थापना की गई और उन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर प्रमुख रूप से गर्भवती महिला के पोषण,
स्वास्थ्य को प्रमुखता दी गई, उसके पैदा होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य को प्रमुखता से रखा गया। गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये सामान्य जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक, सुरक्षित प्रसव क्रिया की व्यवस्था करना, प्रसव क्रिया बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया सुरक्षित हो सके, इसकी व्यवस्था प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर की जाती है। इसी के बाद प्रसव के बाद शिशु की देखभाल के लिए माता को उचित जानकारी दी जाती है कि वो माता अपने शिशु की कैसे देखभाल करे। साथ ही साथ उस शिशु और उस माता के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के माध्यम से ही चलाया जाता है। और जो नवदंपति होते हैं, जो जनन योग्य दंपत्ति होते हैं, जिनमें जनन की क्षमता होती है, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, उन दंपत्तियों को परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो मूल मंत्र है जनसंख्या वृद्धि, उसके विषय में समझाना, छोटे परिवार के महत्व को समझाना, छोटा परिवार सुखी परिवार, इसके महत्व को समझाना इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था। इसके लिए उन दंपत्तियों को 2 बच्चों के बीच में कैसे अंतराल रखा जाए, इसकी जानकारी बताना, और इसके लिए उपलब्ध साधनों की व्यवस्था करना, निःशुल्क व्यवस्था करना, 2 बच्चों के बीच में अंतराल रखने के लिए जानकारी उपलब्ध कराना, और उससे संबंधित जो संसाधन है, जो साधन है, वो निःशुल्क दंपत्तियों को उपलब्ध कराना, ये इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था। ठीक है। इसी के अलावा इसी परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत एक नारा दिया गया, हम 2 हमारे 2, यानी कि प्रत्येक परिवार में अधिकतम 2 बच्चे का अवधारणा रखने का प्रयास किया गया था। अब आजकल तो हम 2 और हमारा 1 की व्यवस्था चल रही है। लड़के लड़की को समान महत्व दिया जाता है। कोई ज़माना था, रूढ़िवादिता थी कि भाई लड़का ही होना चाहिए, आज भी है ये रूढ़िवादिता, लेकिन अब इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन पहले जो बहुत ज़्यादा थी कि भाई जब तक लड़का नहीं होगा तब तक उस वंश का नाम और निशान नहीं रहेगा, तो वंश का नाम चलाने के लिए लड़का तो होना जरूरी है। और व्यक्ति की जो मोक्ष प्राप्ति है मृत्यु के बाद, आपने देखा होगा हिंदू संस्कृति के अंदर जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका पुत्र उसका दाह संस्कार करता है, अग्नि संस्कार करता है, और उसके सिर पर जो कपाल क्रिया जिसको कहते हैं वो करता है। ऐसा करने से ये माना जाता है कि उस व्यक्ति की मोक्ष को प्राप्ति होती है, उसकी आत्मा भटकती हुई। इसके लिए पुत्र का होना जरूरी है। ऐसी रूढ़िवादिता विचार पहले थे, आज भी हैं, लेकिन अब इस रूढ़िवादी विचार की जो मात्रा है वो बहुत कम हो गई। तो हम 2 हमारे 2 या हम 2 हमारे 1 की परिकल्पना को साकार करने का इसका उद्देश्य था। 2 बच्चों के बीच में कैसे गैप रखा जाए, कैसे अंतराल रखा जाए, इसकी जानकारी उपलब्ध कराना, इससे संबंधित जो साधन है वो निःशुल्क उपलब्ध कराना। साथ ही साथ 2 से जब 2 बच्चे हो जाएं और अधिक बच्चे नहीं चाहें दंपत्ति, तो इसके लिए नसबंदी कार्यक्रम भी चलाया गया। नसबंदी कार्यक्रम भी चलाया गया कि आगे बच्चे पैदा नहीं हो, नसबंदी कार्यक्रम भी चलाया। तो ये परिवार नियोजन का जो था वो कार्यक्रम थे। इसके अलावा इसके अंतर्गत 2 बच्चों के बीच में अंतराल रखने के लिए जो साधन उपयोग किए जाते हैं उनको बोलते हैं गर्भ निरोधन साधन, गर्भ निरोधन के साधन। तो अब अगला टॉपिक यदि मैं लेके चलूँ इसके अंदर तो यही आता है कि गर्भ निरोधन किसे कहते हैं, इसकी विधियाँ कितनी हैं, और आरबीएससी के अंदर मोस्टली ये जन्म नियंत्रण की विधियाँ ली गई हैं, जन्म नियंत्रण की विधियाँ ली गई हैं। तो अब ये मेन टॉपिक है जो आरबीएससी में भी है और आपके एनसीईआरटी में तो है ही। ठीक है। तो प्रश्न बनता है कि गर्भ निरोधन किसे कहते हैं और इसकी विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ध्यान दो, परिभाषा दे रहा हूँ मैं। गर्भ निरोधन का तात्पर्य क्या है? वह प्रक्रिया या वह विधि जिसके द्वारा निषेचन अथवा गर्भधारण की प्रक्रिया को रोका जा सके, उसी को गर्भ निरोधन कहते हैं। दोबारा जान लो, वह प्रक्रिया अथवा विधि जिसके द्वारा निषेचन अथवा
गर्भधारण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है, उन विधियों को ही, उन साधनों को ही गर्भ निरोधन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले साधनों को गर्भ निरोधक कहते हैं। भाई नए बच्चे का निर्माण, नए गर्भ का निर्माण कब होगा? पहली बात तो निषेचन हो, और निषेचन हो जाए तो उसके बाद गर्भाशय में गर्भ धारण हो। अब इन दोनों क्रियाओं को रोक दिया जाए, या तो पहली बात तो निषेचन ही मत होने दो, और निषेचन हो जाए तो गर्भ को धारण मत होने दो। इन दोनों क्रिया को रोकना ही गर्भ निरोधन कहलाता है। अब जो गर्भ निरोधन की जो विधियाँ हैं वो बहुत सारी हैं। उनको मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइडेड कर दिया है, अस्थायी गर्भ निरोधक विधियाँ और स्थायी गर्भ निरोधक विधियाँ। अस्थायी टेम्परेरी, स्थायी परमानेंट। अस्थायी गर्भ निरोधक विधियाँ और दूसरा है स्थायी गर्भ निरोधक विधियाँ। अब अस्थायी गर्भ निरोधक विधि किसे कहते हैं? वे विधि जिनका उपयोग दो बच्चों के बीच में अंतराल रखने के लिए किया जाता है। जैसे एक बच्चा हो गया, अब 3 साल तक, 4 साल तक या 5 साल तक दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। दो बच्चों के बीच में जो गैप रखने का जो विधि है उसी को बोलते हैं अस्थायी गर्भ निरोधक विधि। और स्थायी, 2 बच्चे हो गए या एक बच्चा हो गया, अब दंपति अब भविष्य में बच्चे पैदा करना नहीं चाहता, तो इसके लिए प्रयुक्त होने वाली विधियाँ वो कहलाएंगी स्थायी गर्भ निरोधक विधियाँ। ठीक है। 2 बच्चों के बीच में अंतराल रखने के लिए अस्थायी गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग किया जाता है, और भविष्य में संतान न चाहने के लिए स्थायी गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग किया जाता है। अब अस्थायी गर्भ निरोधक विधियाँ जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियाँ, रोध या बेरियर, और तीसरा है रासायनिक गर्भ निरोधक। पहले तो नेचुरल, दूसरा रोध या बेरियर, तीसरा रासायनिक गर्भ निरोधक। प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियाँ जो होती हैं वे बड़ी, क्या बोले उनको, प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियाँ होती हैं वो विश्वास के योग्य नहीं होती हैं, उन पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता, वो फेलियर भी हो सकती है। और प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियों के लिए व्यक्ति को, पति को अथवा पत्नी को अपने जो जनन चक्र है उसके विषय में पूरी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, बताऊंगा। तो प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियाँ, इसमें ना तो कोई किसी प्रकार का साधन उपयोग किया जाता है, ना कोई रासायनिक विधि का उपयोग किया जाता है, केवल नेचुरल तरीके से ये रोका जाता है। कैसे? ध्यान दो। इसमें पहली विधि है आवधिक आत्म संयम या लय विधि। आवधिक आत्म संयम या लय विधि। इसमें क्या होता है, ये लय विधि है, इसके अंदर महिला का जो जनन चक्र होता है जिसको हम आर्तव चक्र कहते हैं 28 दिन का होता है। इसमें 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, फिक्स है 14वें दिन होगा। अब उससे 7 दिन पहले, बीच का जो 10 दिन है उससे 2-4 दिन पहले भी हो सकता है, 2-4 दिन बाद में भी हो सकता है। ठीक है, तो बीच का जो मध्यावधि है, जो 10 दिन का जो बीच का समय है, उसको उसमें जन्म नहीं किया जाता, मैथुन क्रिया नहीं की जाती। उससे पहले या उससे बाद में करने पर गर्भ का धारण नहीं होगा, क्यों? अंडा निकलता ही नहीं। जब अंडा नहीं निकलेगा तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो गर्भधारण नहीं होगा। तो इसमें आवधिक आत्म संयम विधि में यही है कि इसमें जो है 10वें दिन से 17वें दिन के मध्य, ध्यान दो, 10वें दिन से 17वें दिन के मध्य मैथुन क्रिया नहीं की जाती है। इससे पहले या इससे बाद में करने पर किया जा सकता है, जिससे कोई गर्भधारण नहीं होता। इसी बोलते हैं आवधिक आत्म संयम विधि या लय विधि। दूसरा है क्रियात्मक विधि। दूसरी कौन सी है? क्रियात्मक विधि। तो देखिए, दूसरी जो अस्थायी प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि है उसका नाम है क्रियात्मक विधि। ठीक है, इस विधि का उपयोग तभी किया जा सकता है जब महिला को स्वयं अपने आर्तव चक्र की जो टाइमिंग है उसकी पूरी जानकारी हो। सामान्यतया